नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय बिहार विधानसभा चुनाव की जमीन से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट का आपने लगातार इंटरव्यू देखा भी है। इस समय हम पटना महानगर की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कुम्हरार विधानसभा सीट पे हैं और हमारे साथ में प्रोफेसर केसी सिन्हा जी हैं। प्रोफेसर केसी सिन्हा जी के बारे में आमतौर पे पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। वो एक मैथमेटिशियन है और शिक्षा जगत में उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जिन जिन पदों पे वो रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय से संबंध कुलपति के पद पे रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पे रहे हैं और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय और भी कॉलेजों से वो जुड़े रहे हैं। तो शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा नाम है और जन सुराज पार्टी के तरफ से कैंडिडेट के तौर पर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2025 में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, शिक्षा जगत में आप एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। हम बिहार में पिछले 4 महीनों से लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आमतौर पे सब कोई बहुत कम ऐसे युवा मिलते हैं जो उन्होंने वो ये नहीं कहते हैं कि हमने इस तरह की किताबें नहीं पढ़ी हैं। 10वीं का हो या 10वीं से संबंधित जितना भी मैथ होता है, 12वीं तक का जो मैथ है, वो लोग कहते हैं कि हमने केसी सिन्हा जी का किताब जो है वो पढ़ा है। तो शिक्षा जगत में तो आप बिल्कुल, आपकी पहचान बनी हुई है। नेता बनने के लिए आप अभी जमीन पे आए हुए हैं और जन सुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पहली बार पदार्पण कर रही है और लड़ाई जो है पहली बार इस तरह की बनी है राजनीति में। यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है अभी यहाँ का चुनाव का? माहौल तो बहुत उत्साहवर्धक है, अच्छा है और युवा पीढ़ी बहुत ही आकर्षित है जन सुराज के विजन से। उसका जो एजेंडा है जी, उसका जो मुद्दा, जिन मुद्दों पर वो बात करता है, शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन सब चीज़ों पर वो जो बात करता है जन सुराज, तो इसके जन सुराज से के तरफ आकर्षित हो रहे हैं युवा पीढ़ी। सर, हम लगातार कई दिनों से जब यहाँ पे बारिश हो रही थी सितंबर के महीने में, तो जब हम पटना के आंतरिक गलियों की तरफ जाते हैं तो बड़ी कीचड़ की व्यवस्था है और लगता नहीं है कि हम वो पुराने पाटलिपुत्रा में घूम रहे हैं जिसकी शहर की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हुआ करती थी। कुम्हरार में भी बहुत सारी ऐसी जल जमाव की परिस्थितियां बनी रहती हैं, लगातार बनी रहती हैं। नेता बार बार यहाँ पे इलेक्ट होकर के आता है लेकिन जो जनता है वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है। तब जाकर के हमें लगता है कि पहली बार जन सुराज जो है अपने मुद्दों को लेकर के, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, पलायन के बारे में, युवाओं के बारे में इतनी सारी बातें कर रहा है। आप जैसे कैंडिडेट अभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा चुनाव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने ठीक ही कहा कि यहाँ के जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, लेन्स हैं, वो सब जर्जर स्थिति में है और उसमें जल जमाव हो जाता है और महीनों तक जल जमाव रहता है। और बल्कि बरसात के समय में तो घरों में पानी आ जाता है। वो सड़क पर क्या है, सड़क गली में क्या, घरों में पानी आ जाता है। तो ये स्थिति है, इसको सुधार करना होगा। और एक चीज़ और है, इसी के चलते यहाँ ट्रैफिक जाम भी हो जाता है क्योंकि बाई लेंस जो है, कनेक्टिंग लेंस जो है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो उधर से कोई जाम नहीं पाता। अगर वो ठीक स्थिति में हो जाए तो वहाँ से आसपास जिनको जाना है वो तो उस लेन से निकल जाएंगे और मेन रोड पर जो है ट्रैफिक का जाम वो नहीं कम हो जाएगा, तो दबाव कम होगा और तब पेट्रोल भी बचेगा, लोगों का पेट्रोल डीजल भी बचेगा और लोगों का समय तो बहुत कीमती होता है। घंटों हम लोग जब नॉमिनेशन करने हम जब जा रहे थे तो हम जाम में फंस गए और घंटों हम गाड़ी में बैठे रहे। 100 मीटर जाने में 1 घंटा लग गया और तब हम पैदल उतर करके गए, फिर भी हम 10 मिनट लेट हो गए, इसलिए उस दिन नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सके। तो हम खुद भुक्तभोगी हैं, तो इस इलाके को डेवलप करना होगा। सिन्हा साहब, सारी बातों पे आप स्पष्टता से बोलते हैं, मैंने आपको बहुत सारा इंटरव्यू भी देखा है। हम आमतौर पे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण 40 साल दिया है इस करियर को, गणित के शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया है। जब हम शिक्षा को देखते हैं और बिहार को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं और इतने बड़े बार बार सरकारों के बनने के बाद भी शिक्षा में जो सुधार नहीं हो पा रहा है, उसका क्या कारण आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि आप अगर काबिलियत, महज डिग्री, कागजी डिग्री मिल जाता है बच्चों को तो उससे कुछ नहीं होगा। काबिलियत होना चाहिए और हुनर होना चाहिए ताकि वो अपना रोजी रोजगार कर सके
स्तरीय रोजगार कर सके। और काबिलियत का मतलब उनको नौकरी मिले, अच्छे जगह पर स्तरीय नौकरी मिले। ऐसा हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग करके आया और लाचारी में उस बच्चे को कंप्यूटर ऑपरेटर, फोटोस्टेट का दुकान लगाता है, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा कि इंजीनियरिंग करके आए हैं, उसको तो इंजीनियर होना चाहिए। तो योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोगों को अगर मिल भी पा रहा तो बिहार में नहीं मिल पा रहा, बंगलोर, नोएडा, हैदराबाद, पूना और गुड़गांव चले जाते हैं या बाहर विदेश चले जाते हैं, जो बहुत अच्छे हैं वो। तो हमारे बिहार के बच्चों के लिए अवसर ज़्यादा ऐसा शिक्षा देना होगा कि अवसर अधिक हो और रोजी रोजगार के लिए भी अवसर बढ़ाना होगा। तो हम वही जानना चाह रहे हैं, आप लोगों का जो विजन है शिक्षा को लेकर के, जो लोग आप लोग आने वाला, अगर सरकार अच्छा मैंडेट देती है तो आप लोगों ने एक माइंड मेकअप कर रखा होगा कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। कैसा लगता है कि आप लोग जो ब्लूप्रिंट आप लोगों ने मन में जो तैयार किया है वो कितना बिहार के लिए कारगर सिद्ध होगा? देखिए, 2 स्टेज में हम लोगों का रोड मैप जो है, 2 स्टेज में। एक तो विद्यालय शिक्षा, स्कूल का एजुकेशन स्तरीय होना चाहिए। हम लोग सब नेतरहाट स्कूल के बारे में जानते हैं, हमारे भी बैच में बहुत सारे नेतरहाट स्कूल से आए थे पटना साइंस कॉलेज में, और वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में गए वो एक्सेल किए, शिखर पर पहुँचे। इतना अच्छा प्रोडक्ट होता था नेतरहाट। तो हमारा ये एजेंडा में है, हमारा मुद्दा ये है कि नेतरहाट टाइप का स्कूल प्रखंड स्तर पर स्थापित करने का। अगर प्रखंड स्तर पर, और एक नहीं बल्कि 5 साल में अगर जनता ने मौका दिया तो हर साल एक विद्यालय नेतरहाट टाइप का प्रखंड स्तर पर स्थापित करेंगे। और जब प्रखंड स्तर पर विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ मिलने लगेगा बच्चों को, तो उनको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, जहाँ रहते हैं उसी के आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा जाएंगे। ये तो विद्यालय शिक्षा के बारे में कहा। तो बुनियाद तो वहीं बनता है, और अगर बुनियाद सही हो तो इमारत बुलंद होता है। और ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा। और ये वोकेशनल कोर्सेज या टेक्नोलॉजी का जो डिग्री है वो स्तरीय होना चाहिए, ताकि कंपनियां आवें तो वो देखें कि नहीं, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं ऐसे हैं जिनको लिया जा सकता है। ऐसा होता है कि डिग्री हो गया लेकिन कंपनी आती है, वो कहती है कि नहीं, हमारे योग्य ये नहीं है। तो गुणवत्ता होना चाहिए, क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बिजनेस कॉलेज होना चाहिए। एक सर, आपके बिहार में हम घूम रहे हैं और शिक्षा से ही एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और उसका उत्तर मुझे लगता है कि आप दे सकते हैं और लोगों की ये क्षमता नहीं है। जब हम बिहार के लोगों से, युवाओं से बात करते हैं, तो जो उनका 3 साल का बीए का कोर्स होता है या ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, वो 4 साल में, 5 साल में उनको डिग्रियां मिलती हैं। आप यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पे रहे हैं, आप प्रधानाचार्य के पद पे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि और राज्यों में जो डिग्री है उनको समय पे मिल जाती है और बिहार में ऐसा नहीं हो पाता है? हाँ बिल्कुल, कोरोना काल में डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब लगभग पटरी पर आ गया। हम भी बहुत प्रयास किए, पटना यूनिवर्सिटी बिल्कुल, जिन यूनिवर्सिटी में हम थे, और सारे यूनिवर्सिटी का सेशन अब रेगुलर हो गया है। तो वो एक मुद्दा है कि उनका वक्त भी जाता है। 2 साल का कोर्स अगर 4 साल में पूरा करेगा तो उसका 2 साल, ये बहुमूल्य समय उसके जिंदगी का, लाइफ का 2 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता है, ये कालखंड बहुत प्रेशस होता है। तो इसमें एक तो सेशन लेट, लेकिन सेशन लेट से भी, सेशन लेट तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा हमने कहा कि अगर बिहार में संभावना है, असीम संभावना है, लोग कहते हैं कि बिहार में को बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, नोएडा, गुड़गांव जैसा बनाया जा सकता है। और जब वैसा बना दीजिएगा, वैसा वातावरण बनाइएगा, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर दीजिए, तो बाहर की कंपनियां जो वहाँ है वैसी कंपनियां बिहार में भी आएंगी और रोजी रोजगार का अवसर बढ़ेगा और नौकरी का भी अवसर बढ़ेगा। तब हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा, हुनर के अनुसार
रोजगार मिलेगा और वो अपने फैमिली के साथ रह पाते हैं। हम लोग आसपास आप देखिए इंक्वायरी करके कि ज़्यादा बूढ़े लोग, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनको ये या बच्चे भी दूर रहते हैं, तो उनको भी परिवार के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रहना ये ज़िंदगी का एक लक्ष्य होता है कि हम काबिल बन जाए और परिवार के साथ अपना हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करें। एक कहावत है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। आप डॉक्टर प्रोफेसर केसी सिन्हा जी को सुन रहे हैं, और यही अंतर होता है कि आप सत्याग्रह में ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उस विशेष शिक्षक का देख रहे हैं जो और बिहार के शिक्षकों से अलग है। उनको महान इसलिए कहा जाता है कि उनमें सरसता है, समरसता है, और पहली बार जनसुराज में केसी सिन्हा जी की जो चर्चा हो रही है वो और कैंडिडेट से अलग हो रही है, क्योंकि उनकी जो एक पृष्ठभूमि रही है शिक्षा जगत में, वो उनको और लोगों से अलग बनाता है। सर, कुम्हरार विधानसभा सीट पे भी 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है। आप लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में आप मीडिया को बाइट भी दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? शिक्षा जगत से एक नया अनुभव हो रहा है या कुछ वैसा ही है? शिक्षा जगत का जो अनुभव मेरे पास है, लेकिन वो एक सीमित दायरा होता है, सीमित क्षेत्रों। जैसे पटना साइंस कॉलेज के हम प्रिंसिपल हैं, तो केवल वहाँ जो व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बिहार का विकास में और भी क्षेत्र तो होगा, क्योंकि बिहार के को अगर शिखर पर ले जाना है, विकास के शिखर पर ले जाना है, तो सभी क्षेत्रों में प्रगति करना होगा और व्यापक मंच पर आना होगा। और अनुभव के साथ अगर हम व्यापक मंच यानी राजनीति का मंच जो है वो प्रदेश का पूरा प्रदेश के स्तर का मंच है, या यूँ कहें कि देश के स्तर का मंच है, तो उस मंच पर जाने पर अपने अनुभव का सही उपयोग कर पाएंगे और बिहार को आगे ले जाने के लिए हम काम कर पाएंगे। और सारा निर्णय, सारा नीति निर्धारण तो विधायिका करती है, और कार्यान्वयन कैसे होगा उस नीति का वहीं से डिसाइड होता है। तो नीति निर्धारण अगर बेहतर हो, कार्यान्वयन समय पर हो और इफेक्टिव हो, तो ही बिहार को डेवलप कराया जा सकता है, और इसके लिए वहाँ जाना जरूरी है। और लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि और लोगों को भी, डिफरेंट क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान जिनको है या बाहर से डिग्री लेकर के आए, उन सभी लोगों को इस क्षेत्र में आना चाहिए, ताकि वो अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग बिहार को ऊपर ले जाने में कर सके। आप प्रोफेसर केसी सिन्हा जी को एक एक शब्द सुन रहे हैं, और आप सत्याग्रह पे लगातार देख रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मीय मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन पे बातचीत की जाए। और बिहार का ये जो चुनाव है वो बहुत विशेष है। 2025 से हम आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 2025 में, और आने वाला विधानसभा चुनाव कैसा होगा, जनसुराज को कितनी सीटें आएंगी, ये बात की बात है। लेकिन आज कुम्हरार में डॉक्टर केसी सिन्हा जी की चर्चा है, और उन्हीं मुद्दों पे हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। जब हम नेता की सर बात करते हैं, हमने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया था, शंकर सिंह वाघेला जी का, उनके घर में गांधीनगर में, और उन्होंने बताया था कि हेमंत, आज के समय में वो जो नेता है वो समाप्त हो गए हैं, बिलो स्टैंडर्ड नेता बच गए हैं। नेता का मतलब होता है हु लीड द पीपल, जो जनता की अगुवाई करे। तो अब जनता की अगुवाई करने वाला तो नहीं है, जो जनता के मत का पैसा आ रहा है उसको खा करके नेता डकार नहीं ले रहा है, कहां से समाज का विकास हो जाएगा? तो जब प्रबुद्ध लोग राजनीति में आते हैं तो समाज का बदलाव होता है, और उसी बदलाव की शायद बिहार जो है वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, नजरें तलाश रहा है। सर, 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है, और शिक्षा की बहुत सारी बातें हो गई। हम जानना चाहेंगे कि रोजगार यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर जी अपने आंकड़े में बताते हैं कि 50 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो बिहार से बाहर जो है वो अलग अलग राज्यों में जॉब कर रहे हैं। 10,000 12,000 की नौकरी के लिए अगर उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, और यहाँ की सरकारें या यहाँ की व्यवस्था इतने लंबे समय तक इतना अगर नहीं कर पाई है कि उनको मजदूरी करने के लिए यहाँ व्यवस्था कर पाए, तो सरकारों ने क्या किया है? बिल्कुल आपका कहना सही है कि यहाँ के बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, 12-15 हज़ार की नौकरी जाकर करते हैं, किसी तरह जीवन गुजर बसर करते हैं, और साल में एक बार विशेषकर छठ के समय में आ नहीं पाते, तो सोना पड़ रहा है। हाँ, वो ट्रेन की स्थिति जैसे आप देखते हैं कि बाथरूम के पास किसी तरह धक्का खाते हुए वो बैठ करके आते हैं या खड़े होकर के आ जाते हैं दूर से।
तो ये स्थिति है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलोर और पूना बनाना होगा, मुंबई बनाना होगा, ताकि यहाँ रोजी रोजगार का अवसर पैदा हो और कंपनियां यहाँ आवें। यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं वो बाहर के लोग यहाँ आकर के नौकरी करें और अपना रोजगार भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, और यहाँ के लोग तो करेंगे ही, तभी उनका जीवन का स्तर ऊपर लाया जा सकता है, उनका जीवन का स्तर बेहतर हो सकता है। और ये हमारे पास रोड मैप है कि कैसे हो सकता है। लोग वादा करते हैं, लेकिन हमारा जन सुराज पार्टी वादा के साथ कहता है कि हम कैसे पूरा करेंगे, साथ में यह भी कहता है। जैसे कहता है कि महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 5-10 हज़ार एक बार अगर आप दे दीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। आज के समय में 5 हज़ार से कौन सा रोजगार स्थापित हो पाएगा। हमारी पार्टी कहती है कि महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा, बैंक में जमा तो होता है लेकिन उसका यूज दूसरे राज्यों में होता है। तो हम ऋण दिलाएंगे और बैंक तो अपना ऋण का ब्याज लेगी ही। तो ब्याज बैंक एवरेज, ऑन एन एवरेज 10%, 10% ब्याज लेती है, लेकिन जो ऋण महिला लेगी या जो लोग भी ऋण लेंगे उनको केवल 4% ब्याज देना होगा। 4% का मतलब हुआ कि 1 लाख रुपया अगर ऋण लिए तो साल में आपको 4,000 रुपया, 4,000 रुपया देना होगा, और 6,000 रुपया आपके लिए सरकार देगी। यानी आपको के ऊपर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से अच्छा रोजगार अपने हुनर के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार रोजगार स्थापित कर सकते हैं, और आपके जीवन का स्तर बढ़ेगा। आपके परिवार के जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे, विदेश से डिग्री लेकर के आएंगे और उसका फिर वापस अपने, क्योंकि इस राज्य में उस तरह का माहौल रहेगा तो लोग बाहर जाएंगे जरूर, 2-4-10 साल तक नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन अंत में यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो वापस नहीं आते हैं, वो वापस आएंगे। एक अट्रैक्शन होगा, अपने भूमि से सबका लगाव होता है। एक सर ये कहते हैं कि जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, सृजन और उत्थान उसके हाथों में होता है। जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, तो जब किसी गया में या किसी और जिले में जाते हैं जहां जातिवाद का बहुत प्रचंड मुद्दा है, तो वहां लगता है कि जो बिहार है वो अपनी जातिवाद को कभी छोड़ने वाला नहीं है। गुरु जब पढ़ाता है शिष्य को तो वो उसमें भेदभाव नहीं करता है, वो जातियों को कभी नहीं देखता है। आपको लगता है कि इस बार जो जनता है वो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके वोट कर देगी? देखिए, जनता को समझाना पड़ता है, और आपकी बातों को पर भरोसा अगर उसको हो गया तो निश्चित रूप से इससे हम निकल पाएंगे। और जाति को हम, जाति व्यवस्था जो है हम दूसरे रूप में देखते हैं कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो गरीब तबका में जो निचले पायदान पर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको बिना ऊपर लाए विकास के बारे में, इस प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, उनको ऊपर लाना होगा। और हम ये कहते हैं कि जब सबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगी, सबों को टेक्नोलॉजी का जो जैसे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, स्पेशलिस्ट बन जाए, तो जब सबों के लिए अपॉर्चुनिटी होगा तो अपने आप ये डेवलपमेंट हो जाएगा और सबों का आर्थिक स्तर बेहतर हो पाएगा। आर्थिक स्तर अगर बेहतर होगा तभी ये बिहार आगे आ सकता है। हम लगातार रैपिड फायर राउंड जैसा कुछ सवाल कर रहे हैं और जिस तरीके से सर डिलीवर कर रहे हैं ये दर्शाता है कि किस प्रकार का जीवन रहा है। और शिक्षक से मिल करके सर अंदर से खुशी होती है कि एक अच्छा पॉडकास्ट हुआ और जीवन में अगर हम जर्नलिज्म कर रहे हैं तो सार्थक है यहाँ पे आकर के। सर अंतिम दौर है इंटरव्यू का और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुम्भरार में जब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों के पास घर नहीं है, आवास नहीं है और 2000-4000 के लिए जब वो किसी नेता के पास जाते हैं या अगर आवास के लिए जाते हैं तो उनका पैसा 5000-10,000 नेता या कोई कर्मचारी ले तो लेता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि फिर वो उस अधिकारी से वो अपना पैसा मांग पाए या फिर आवास ही ले पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है। आप बता रहे थे पानी की समस्या, जल जमाव की
समस्या है। अगर कुम्हरार विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं, बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, गरीब तबके के लोग कहते हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, और इसका एकमात्र कारण है कि करप्शन छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर है। वो गरीबों के लिए तो वही 200 रुपया, अगर 500 रुपया उसको देना पड़ रहा है तो वही उसके लिए भारी पड़ता है। इसलिए आपके मशीनरी इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि उनको नहीं दौड़ना पड़े, बल्कि आपकी मशीनरी उनके दरवाजे तक जाए और उनको जो चाहिए वो सुविधा मुहैया कराए। ये व्यवस्था करनी होगी, और इसके लिए वही हमने कहा कि नीति निर्धारण सही होना चाहिए, और उसका एक्सक्यूशन कार्यान्वयन कौन करता है उस पर सरकार की नज़र होनी चाहिए, और उस पर लगाम होना चाहिए। उसके ये इसको देखना चाहिए कि इफिशिएंट जो लोग हैं उसी को उस काम में लगाना चाहिए। तो करप्शन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, हर क्षेत्र में करप्शन, बल्कि डीप रूटेड करप्शन होते जा रहा है, और इसीलिए समाज जो आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ अपना कंपनी लाना चाहता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर ये प्रोसेस कर दीजिएगा कि ये कीजिए वो कीजिए, आप अलग-अलग काटना पड़ेगा। आप सिंगल विंडो से क्यों नहीं सारे काम करा दूं, उसको ना दौड़ना पड़े, आपकी मशीनरी दौड़ेगी कि हाँ आपको ये चाहिए, यहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ से ये चाहिए, तो आपका मशीनरी दौड़े। और टेक्नोलॉजी के ज़माना में तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो भाग जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि नहीं यहाँ हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमको जब स्थापित करने के लिए इतना दौड़ना पड़ता है तो स्थापित होने के बाद क्या करना होगा। देखिए ये सब सुधार जब तक नहीं होगा, क्या सोचते हैं कि कंपनियां यहाँ आ जाएंगी, कल कारखाना यहाँ खुल जाएगा, व्यवस्था में सुधार लाना होगा। आपको अपनी जो आसपास का जो आपने आवरण बना रखा है, हाँ, उसको तोड़ करके एक नई व्यवस्था का बिल्कुल और सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, और तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल है इस इंटरव्यू का। प्रशांत किशोर जी कहते रहते हैं कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे में शराबबंदी जो है उसका जो कानून, फर्जी कानून है, उसको समाप्त कर देंगे। शराब जो है वो जब से बंद हुआ है बिहार में, ऐसा नहीं है कि तब से मिलने, लगातार शराब हर जगह मिल रही है, बस दिखाई नहीं दे रही, उसकी दुकानें नहीं दिखाई दे रही है। आमतौर पे हर जगह जिसको भी चाहिए वहां पे मिल जाती हैं। वो कहते हैं कि ये अगर हम बंद होता तो हम इसको कहते हैं कि भाई चालू कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, तो चल ही रहा है। जिसके पास पैसा है, जो सामर्थ्यवान है वो पी रहा है, जो नहीं पा रहा है वो जहरीली शराब पी करके मर रहा है। जब वो कहते हैं कि इसको हम हटा देंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ जाता है, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। कोई दारू पी करके सड़क पे चलती हुई किसी बेटी को छेड़ देता है। जब इस तरह की बातें होती है तो हम आपके जरिए उनसे भी ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर शराब को खोल भी रहे हैं, और भी राज्यों में खुला हुआ है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाइए, ऐसी पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था बनाइए कि किसी बेटी के सामने नजर उठाने की किसी की हिम्मत ना हो, अगर वो दारू पिया है, वो कुछ भी किसी भी नशे में है तो। और बाकी सब बहुत ये इसी प्रश्न के बारे में अगर आप कुछ कह सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर एक निर्णय का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। हमको देखना होगा कि सकारात्मक पक्ष का वेट ज़्यादा है या नकारात्मक का। ये जो शराबबंदी की बात करें, आपने ही कह दिया कि ये इफेक्टिव नहीं है, पहली बात। दूसरा, इफेक्टिव नहीं है और लाखों लोग, गरीब तबके के लोग जेल में इस कानून में बंद है सर। उनके फैमिली पर क्या गुजरता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि हम शराबबंदी हम खोल देंगे, मतलब शराब फ्री कर देंगे, लेकिन उसके साथ हम और भी बात कहते हैं, केवल आइसोलेशन में इस चीज़ को नहीं देख, उस शराबबंदी से जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो रेवेन्यू आएगा, उसको हम शिक्षा पर लगाएंगे। जो नेतरहाट टाइप का स्कूल खोलना या रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में खोलना, उसमें लगाएंगे, शिक्षा का बजट बढ़ जाएगा। और जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप शराबबंदी बंद होगा। हमारा उत्तर है कि शिक्षित करके हम शराबबंदी कर देंगे, करेंगे वही काम, लेकिन शिक्षित करके लोगों को शराबबंदी कर देंगे। आप अपने लगातार ये जो कार्यक्रम देखा वो अभी हम पटना में हैं केसी सिन्हा जी के घर पे, और इनसे जानने की हमारे अंदर बड़ी उत्सुकता थी जब से हम पटना आए हैं कि एक बार मुलाकात हो और जो भी बातें हैं कुम्हरार विधानसभा के बारे में जितना भी हम घूम पाए हैं वो आपसे बता सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया।
और आप बने रहे सत्याग्रह के साथ। हम लगातार आपको बहुत सारे कार्यक्रम दिखाते रहेंगे, बिहार के अलग अलग जिलों तक ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि ये विधानसभा चुनाव कैसा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।